हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सेंसिबल फार्मासिस्ट। तो आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि हमारा अल्कोहल एंड डाइसल्फ्यूराम। ये हमारा फार्माकोलॉजी 4th सेमेस्टर यूनिट 4 का लास्ट पार्ट है, यानी कि लास्ट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्कोहल एंड डाइसल्फ्यूराम। तो सबसे पहले आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को आपको पता ही होगा कि अल्कोहल किन्हें कहा जाता है, जिनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। उनकी केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। OH ग्रुप जिसके साथ अटैच होता है वो हमारे क्या होते हैं, अल्कोहल होते हैं। अब अगर वो ओपन चेन के साथ अटैच है तो उन्हें बोलते हैं एलिफेटिक, और अगर वो रिंग के साथ अटैच है तो एरोमेटिक। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, OH डेरिवेटिव्स ऑफ एल्फेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल्स बोलते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, प्रेजेंट इन बेवरेजेस। बहुत सारे हार्ड ड्रिंक बेवरेजेस के अंदर अल्कोहल प्रेजेंट होता है, इसलिए जरूरी हो जाता है इसे फार्माकोलॉजी के अंदर इंक्लूड करना, इसकी फार्माकोलॉजी के बारे में समझना। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है, मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स। बनाया कैसे जाता है, तो शुगर्स होती हैं अलग अलग टाइप की, उनको फर्मेंट किया जाता है। फर्मेंटेशन से इसको बनाया जाता है अनाएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। अब शुगर्स की मतलब डायरेक्ट शुगर नहीं है, शुगर की कोई भी फॉर्म हो सकती है, जैसे स्टार्च है, आपका ये जो पोटैटो है, आपके बहुत सारे फ्रूट्स हैं, इनको फर्मेंट करके क्या बनाए जाते हैं, बेवरेजेस बनाए जाते हैं, अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाए जाते हैं। अच्छा, दो टाइप के इसने अल्कोहल को डिवाइड किया है। एक तो हमारे अल्कोहलिक बेवरेजेस, जो बेवरेजेस के रूप में यूज किए जाते हैं, जिनको ड्रिंक किया जाता है हार्ड ड्रिंक के तौर पे। दूसरा है उसकी अदर फॉर्म्स, जिनको ड्रिंक के अलावा यूज किया जाता है। तो हमारे जो अल्कोहलिक बेवरेजेस उसके अंदर आएंगे हमारे मेल्टेड लिक्वर्स, वाइन्स एंड स्पिरिट। दूसरा जो अदर फॉर्म्स है वो कौन कौन सी है, एब्सोल्यूट अल्कोहल, रेक्टिफाइड स्पिरिट एंड प्रूफ स्पिरिट। एब्सोल्यूट जो हमारे अल्कोहल होंगे वो क्या होंगे, 99% वेट बाई वेट एथेनॉल होंगे, यानी कि इथाइल अल्कोहल होंगे। वहीं रेक्टिफाइड 90% होता है और आपका प्रूफ स्पिरिट 100% होता है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है इसे यहाँ पे समझने के लिए, लेकिन कई बार इसे MCQs में पूछा जा चुका है। उसके बाद बात करते हैं कैसा है ये, हम एथाइल अल्कोहल यानी कि इथेनॉल की बात कर रहे हैं, जिसे ड्रिंक किया जाता है, इस बेवरेजेस के तौर पे यूज किया जाता है, क्योंकि अल्कोहल की अलग अलग फॉर्म होती है। हम बात करें स्पेसिफिकली इथेनॉल के बारे में। इट फॉलोज जीरो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स, मैंने लिख भी दिया, इथेनॉल की बात कर रहे हैं, जीरो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। तो इसको एक बार आपको मैं रिवाइज कराता हूँ थोड़ा, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या डिफरेंस है। जीरो ऑर्डर जो काइनेटिक्स होती है वो इंडिपेंडेंट होती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, कि कितनी रिएक्टेंट प्रेजेंट है आपकी बॉडी में, कितना अमाउंट किसी भी ड्रग का प्रेजेंट है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। जिस रेट से इसे एलिमिनेट होना है उसी रेट से एलिमिनेट होना है। जैसे मैं अगर आपको साइड में थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल लिख के दिखाऊं, जैसे अगर फर्स्ट के अंदर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी के अंदर 300 mg किसी कोई भी ड्रग है, और वो किस रेट से आपकी एलिमिनेट होती है, आपकी बॉडी से किस रेट से मेटाबोलाइज होती है, 50% रेट से वो एलिमिनेट होती है। अगर इसका 50% जब एलिमिनेट हुआ, टी हाफ इसका 50% अगर हमने रख दिया, तो क्या हो रहा है, इसका कितना बचेगा, 150 mg। नेक्स्ट रन के अंदर 50% फिर से हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ऑलमोस्ट 75 mg। तो यानी कि एक रेट से ही क्या हो रही है, हमारी बॉडी से रिमूव आउट हो रही है। ये होता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर। जीरो ऑर्डर में क्या होगा, जीरो ऑर्डर में इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा कि कितना रिएक्टेंट है, यानी कि 50% होना है, किस रेट से होना है, उसमें जिस रेट से होता है वैसे ही होता रहेगा। जैसे अगर आपने 100 mg कोई ड्रग ली और वो फर्स्ट उसके अंदर क्या हुआ, 10 mg आपकी बॉडी से रिमूव हो रही है, तो कितना बचा आपकी बॉडी के अंदर, 90 mg। उस 90 mg था तब भी 10 mg रिमूव हो रहा है, तो कितना बचा, 80 mg। यानी कि हर स्टेप के अंदर किस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, 10 mg को हमारी बॉडी से रिमूव कर रहा है। तो इससे कि हम रिएक्टेंट जो था हमारा, जितनी अमाउंट प्रेजेंट थी ड्रग की, उससे कोई लेना देना नहीं है, इसे जो फॉलो करना है, यानी कि 10 mg अगर रिमूव करना है तो 10 mg ही रिमूव करेगा। वहीं जो फर्स्ट ऑर्डर होता है वो रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, यानी कि उसका अगर फॉर एग्जांपल 50% रिमूव हो रहा है, तो यानी ऑब्वियसली बात है ना, फिर वो डिपेंड कर गया रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे कि कितना था उसका 50%। ठीक है, तो ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो हमारा जो इथेनॉल है वो कौन से ऑर्डर को फॉलो करता है, जीरो ऑर्डर ऑफ एलिमिनेशन को। प्रेजेंट इन एक्सेल्ड एयर डिटेक्टेड बाय अल्कोहल एनालाइजर, यानी कि जो आप एयर एक्सेल करते हो उसके अंदर भी अल्कोहल प्रेजेंट होता है। यही रीजन है कि इसे डिटेक्ट किया जा सकता है आसानी से अल्कोहल एनालाइजर के द्वारा। आपने देखा होगा जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं कई बार आपको इसके टेस्ट के लिए बोलती है कि अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो आपको एक एक्सेल करनी पड़ती है एयर, ताकि आप पता चल पाए कि कहीं आपने अल्कोहल कंज्यूम किया या नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन को। ये हमने एक डायग्राम की फॉर्म में समझने की कोशिश की, इजी रहेगा समझने से। तो देख लेते हैं अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे इसके क्या क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं। हम स्टार्ट करते हैं CNS से। इथेनॉल CNS पे क्या कॉज करता है, डोज डिपेंडेंट डिप्रेशन। पहली बात तो कैसा डिप्रेशन रहेगा, डोज डिपेंडेंट रहेगा। जितना आप अमाउंट ड्रग का जितना अमाउंट आप अल्कोहल का कंज्यूम करते रहोगे वैसा वैसा इसका डिप्रेसिव इफेक्ट आता रहेगा। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, फर्स्ट स्टिमुलेशन देन डिप्रेशन। सबसे पहले क्या होगा, इसका स्टिमुलेशन करेगा हमारे CNS को, उसके बाद ही हमारे CNS को डिप्रेस करेगा। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जैसे स्टार्टिंग किया स्टिमुलेट होगा उनका ब्रेन, एक्टिव होना स्टार्ट होगा, फिर धीरे धीरे अगर उन्होंने और कंज्यूम किया फिर वो डिप्रेशन के स्टेट में चले जाएंगे, यानी उनका ब्रेन फिर उसके बाद जो है डिप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। बात करें GIT की, GIT पे इसका क्या इंपैक्ट आएगा, जैसे सबसे पहले क्या करता है, इंक्रीज एपेटाइट, आपकी जो भूख है उसे बढ़ा देता है। ठीक है, सेकंड इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड, भूख बढ़ेगी, खाना खाने की इच्छा होगी, यानी कि उसके साथ ही आपके सिग्नल्स आएंगे, गैस्ट्रिक एसिड आपके स्टमक के अंदर ज़्यादा रिलीज होगा।
अब गैस्ट्रिक एसिड अगर रिलीज हो रहा है और ऑलरेडी आपके स्टमक में अल्सर हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर अगर आपको प्रेजेंट है तो क्या करेगा, उनको ये बढ़ा देगा, उनको एग्रीवेट कर देगा, तो एग्रीवेशन ऑफ अल्सर कोज कर देगा। उसके बाद बात करें लोकली, अगर लोकली से स्किन पे अप्लाई किया जाए तो वहाँ ये क्या काम करेगा, वहाँ ये काम करता है एंटीसेप्टिक का, एंटीसेप्सिस इफेक्ट आता है इसका, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार इंजेक्शन लगाने से पहले स्वैब यूज़ किया जाता है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसके अंदर इथेनॉल ही प्रेजेंट होता है। कितना प्रेजेंट होता है, वो 70% इथेनॉल होता है। नेक्स्ट बात करें बॉडी टेम्परेचर के साथ इसका क्या इंपैक्ट आता है कि बॉडी टेम्परेचर को ये डाउन करता है। कैसे करता है, अल्कोहल की वजह से एक्सेस स्वेटिंग होती है, पसीना ज़्यादा आता है, स्वेटिंग अगर आया है, स्वेटिंग अगर हुई है तो इवेपोरेशन होगी, और इवेपोरेशन की वजह से क्या होता है, कूलिंग सेंसेशन होती है, तो इस वजह से बॉडी टेम्परेचर डाउन आता है, ठीक है। डिक्रीज बाय इवेपोरेशन ऑफ स्वेट। सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे हमारे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या कॉज कर देगा, वैसो डायलेशन, हमारी जो वेसल्स उनको डायलेट कर दिया। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि जब हमारी वेसल्स डायलेट होती हैं तो ब्लड प्रेशर हमारा डिक्रीज होता है, लेकिन अल्कोहल का ब्लड प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है। वो थोड़ा बहुत जो इफेक्ट आता है वो किस वजह से आता है, वो हमारा नेक्स्ट स्टेप, अगर हम लास्ट डोज में कंज्यूम करते हैं तो उससे क्या होगा, हमारा वीएमसी सेंटर डिप्रेस हो जाएगा। वेजोमोटर सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है हमारे मिड ब्रेन में, मेडुला ऑब्लिंगेटा के अंदर प्रेजेंट होता है। उसका क्या काम होता है, उसके आपके जो नॉर्मल एक्टिविटी हैं, इनवॉलेंट्री जो फंक्शंस हैं आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को कंट्रोल करके रखना, आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को कंट्रोल करके रखना, यानी कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका रेस्पिरेशन, आपका हार्ट, आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं, आप सो रहे होंगे तो भी चलते, उसके बाद भी चलते रहते हैं। क्यों, क्योंकि वो इनवॉलेंट्री हैं, आपके सिग्नल के बिना भी वो चलते हैं, आपके कंट्रोल में उनका होना जरूरी नहीं है। तो वीएमसी सेंटर की वजह से ही वो होता है, लेकिन अगर वीएमसी सेंटर डिप्रेस हो गया तो जो उसकी फंक्शनिंग थी वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी। नेक्स्ट बात करते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर, उसे क्या करेगा, डिप्रेस। यहां से भी आप समझ सकते हो वीएमसी सेंटर को जब डिप्रेस कर दिया तो रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस ही हो रहा है, एक ही बात है। लीवर पे क्या करेगा, ये हेपेटाइटिस कोज कर देगा, लेकिन हेपेटाइटिस कौन सी, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, क्योंकि हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा भी जो है कोज की जाती है। तो ये कौन सी हेपेटाइटिस होगी, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। हिपैटिक सेल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन आनी स्टार्ट हो जाएगी। सिरोसिस कोज कर देगा, लीवर सेल्स के अंदर क्या करा देगा, लीवर सेल्स एक तो डिस्ट्रॉय होंगी हमारी, दूसरा क्या कराएगा, उनके अंदर स्वेलिंग कोज करा देगा, तो उसे बोलते हैं हम सिरोसिस, ठीक है। तो ये थे इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन की, बॉडी में क्या क्या इंपैक्ट आता है अल्कोहल का अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। उसके बाद बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो 3 तरीके से काम करता है। हाँ, यहाँ पे हमारा किडनी रह गया, किडनी से क्या करता है, डायूरेसिस कराता है। डायूरेसिस मतलब डायरेटिक के तौर पे यूज कर सकते हैं इसको, यानी कि आपके बॉडी से एक्सक्रीट करा देता है सोडियम आयंस को और वाटर को। मेन जो फंक्शन होता है डायलिसिस का वो तो वाटर आउट कराना होता है ना, बॉडी से वाटर को रिमूव कराना है। लेकिन वाटर कभी अकेला तो आएगा नहीं, तो साइड में अपने जो है कुछ आयंस भी लेके आता है, और जनरली सबसे स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो सोडियम आयन को बाहर लेके आता है, ठीक है। तो डायलिसिस का भी काम करेगा। दैट इज द रीजन कि अल्कोहल कंज्यूम करने वाले लोगों को बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में क्या कॉज होगा, डायूरेसिस। और पानी की कमी की वजह से उनकी बॉडी में हो जाता है डिहाइड्रेशन, जिसे हम किसका नाम देते हैं, हैंगओवर का नाम देते हैं। इसलिए अल्कोहल कंजम्पशन वालों को ड्रिंक जो वाटर ड्रिंक है उसे कंटिन्यू रखना चाहिए, उसे मेंटेन रखना चाहिए। नेक्स्ट बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो सबसे पहला हमारा कैसे काम करता है, इट एनहांस गाबा रिलीज एट गाबा ए। गाबा क्या था, मैंने गाबा न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में पढ़ा था, इनहिबिटरी के अंदर आता है ये। उसके भी 2 टाइप थे, उसके रिसेप्टर 2 थे, गाबा ए एंड गाबा बी। तो गाबा ए पे ये क्या करता है, एनहांस कर देता है गाबा रिलीज को। अब गाबा कैसा है, गाबा एक इनहिबिटरी है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, यानी कि इनहिबिशन करेगा। लेकिन हम भी तो वही कह रहे हैं कि अल्कोहल क्या कराता है, डिप्रेस कराता है, चाहे आपका सीएनएस हो चाहे आपका सीवीएस हो। तो इसने क्या कराया, इनहिबिशन करा दिया। दूसरा क्या है, जो हमारे एक्साइटेटरी हैं, एक्साइटेटरी को इनहिबिट कर देगा। कौन कौन से हैं, जैसे एनएमडी होगा, हमारा काइनेट होगा, एस्पार्टेट होगा, इन रिसेप्टर को क्या करता है, ये इनहिबिट करता है। अगर इनहिबिट करेगा एक्साइटेशन को तो कोज क्या कर दिया इसने, एक तरीके से डिप्रेशन ही तो कोज किया। तो एक्साइटेटरी को ये इनहिबिट करता है और एनहांस करता है इनहिबिटरी को। डायूरेसिस बाय ओस्मोसिस, तीसरा इसका मैकेनिज्म क्या है, ओस्मोसिस। लेकिन ये रिसेप्टर मीडिएटेड नहीं होता। आपने जब हमने स्टार्ट किया था, जब आपने पढ़ा होगा कि 2 तरीके से काम करते हैं ड्रग आपकी बॉडी में, एक तो रिसेप्टर मीडिएटेड, दूसरा नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड। तो नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड के अंदर आता है आपका ओस्मोसिस, यानी इसमें रिसेप्टर का कोई लेना देना नहीं होता। जो 5 टाइप के रिसेप्टर आपने पढ़े, ओस्मोसिस से क्या होगा, ये डायूरेसिस कराएगा, यानी कि आपकी बॉडी से वाटर को आउट कराएगा। बात करते हैं यूजेस की, तो यूजेस क्या है, सबसे पहला इसका एंटीसेप्टिक, जो मैंने यही बता दिया था आपको लोकली के अंदर, एंटीसेप्टिक 70% इथेनॉल इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो आईवी से पहले स्वेब के अंदर यूज किया जाता है। सेकंड इसका यूज है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के अंदर, नर्व पेन के अंदर इसका यूज किया जाता है। अब ये तो आप इससे पहले आपको बता दूं कि अगर नर्व के अंदर इसे इंजेक्ट किया जाता है अल्कोहल को, तो क्या कराएगा, नर्व को डिस्ट्रॉय कर देगा, कंप्लीटली डैमेज कर देगा। तो उसी तरीके से काम करता है, अगर हम आईवी इंजेक्ट करा देंगे नर्व के अंदर तो नर्व को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, डैमेज कर देगा। अब नर्व ही नहीं बची जिसका काम सिग्नल पहुंचाना था, तो पेन का जो रिलीफ है वो कोज होगा, यानी कि पेन का हमें एहसास ही नहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्या करता है, प्रिवेंट बेड सोर्स, यानी कि कुछ लोगों को आपने देखा होगा जिन्हें डॉक्टर्स के द्वारा जो है बेड रेस्ट के लिए बोला जाता है, तो स्किन पे प्रेशर की वजह से क्या होता है ना, बेड सोर्स हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, तो उनको ठीक करने के लिए, उनको क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है इथेनॉल को।
दूसरा फीवर, फीवर को मैं कैसे मतलब कम कैसे करता है फीवर को, बॉडी टेम्परेचर को कम कैसे करता है, मैंने आपको बताया था स्वेटिंग की वजह से इवेपोरेशन होगा और इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग सेंसेशन आती है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे विड्रॉल सिम्टम की। अगर अचानक से सडन स्टॉपेज ऑफ अल्कोहल कंजप्शन होता है तो क्या होता है, उसके सिम्टम्स आने स्टार्ट होते हैं, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, हेलुसिनेशंस, ऐसे ऐसी चीज़ें जो हैं ही नहीं वो हमें दिखने स्टार्ट होती है, कन्वल्जन्स, दौरे आते हैं, इवन कोलैप्स कर जाता है बंदा, कोमा में भी जा सकता है और डेथ भी हो सकती है। तो ये क्या है, इसके विड्रॉल सिम्टम है। इसलिए हमेशा ये डॉक्टर के द्वारा सजेस्ट किया जाता है, अगर आप अल्कोहल को छोड़ना चाहते हो तो धीरे धीरे उसे छोड़ा जाता है, ना कि अचानक से। सडन विड्रॉल क्या करा देगा, आपका विड्रॉल सिम्टम डेवलप करा देगा। अब इसे ट्रीट कैसे कर सकते हैं, इसे ट्रीट किया जाता है बेंजोडाइजापीन से और साइकोलॉजिकल सपोर्ट। एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो, उसका इंपैक्ट भी आता है। बेंजोडाइजापीन से आपने एपिलेप्सी के अंदर पढ़े हैं, जैसे हमारे डायजापाम है, लोराजिपाम है, ये सारे के सारे क्या है, बेंजोडाइजापीन। तो इनका इस्तेमाल करके भी विड्रॉल सिम्टम्स के जो सिम्टम्स हैं उन्हें हम ठीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं डाइसल्फ्यूराम। तो डाइसल्फ्यूराम क्या है उसके बारे में एक बार बात करते हैं। डाइसल्फ्यूराम रिएक्शन, देखो जनरली होता क्या है, अल्कोहल हमारा कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड कन्वर्ट होता है एसिटिक एसिड में। ठीक है, अल्कोहल को एल्डिहाइड में कौन कन्वर्ट कराएगा, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, और वहीं एल्डिहाइड को एसिटिक एसिड में कौन कन्वर्ट कराएगा, हमारा एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। अब डाइसल्फ्यूराम जो ड्रग्स होती हैं, डाइसल्फ्यूराम लाइक्स जो ड्रग्स होती हैं, वो क्या करेंगी, हमारे इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगी। डाइसल्फ्यूराम जो ड्रग्स होंगी वो क्या कर देंगी, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को इनहिबिट कर देंगी। अगर ये इनहिबिट हो गया तो जो कन्वर्जन था एल्डिहाइड से एसिटिक एसिड के अंदर, ये नहीं हो पाएगा, यानी कि अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, लेकिन ये रिएक्शन यहीं रुक जाएगी। और एल्डिहाइड क्या होता है, बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है, तो टॉक्सिसिटी सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे नोजिया है, वॉमिटिंग है, डायरिया है, हेलुसिनेशंस हैं, ऐसे ऐसे सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो पेशेंट को ये लगने लगता है, जैसे आप जो पेशेंट को जो नशा मुक्ति केंद्र के अंदर जिन्हें भर्ती कराया जाता है या जो दवाइयाँ दी जाती है नशा छुड़ाने के लिए, अल्कोहल छुड़ाने के लिए, तो क्या करते हैं वो डाइसल्फ्यूराम लाइक ड्रग्स दी जाती है। डाइसल्फ्यूराम क्या करेगी, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगी, जिसकी वजह से एल्डिहाइड के अंदर तक रुक जाएगा कन्वर्जन, आगे एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा नहीं। और एल्डिहाइड क्या होता है, हमारा टॉक्सिक होता है बॉडी के लिए, ऐसे ऐसे सिम्टम देगा। तो पेशेंट को लगने लगता है कि ये सिम्टम्स उसकी बॉडी में डेवलप हो रहे हैं अल्कोहल की वजह से, तो वो क्या करता है, अपनी इच्छा शक्ति से फिर अल्कोहल का कंजम्पशन छोड़ देता है। तो उन्हें हम बोलते हैं डाइसल्फ्यूराम लाइक रिएक्शंस। तो ये था आपका अल्कोहल एंड डाइसल्फ्यूराम। इस चैप्टर के साथ आपकी यूनिट 4 भी खत्म होती है। चैनल में लास्ट तक बने रहने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।